डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बोर्ड के बारे में लास्ट में जब बात की थी, तो मैं आपको ये भी ऐड करवाना चाहूँगा कि कंपनीज़ एक्ट 2013 में मिनिमम डायरेक्टर्स डिफाइंड हैं, मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफाइंड हैं। किस प्रकार से डिफाइन है कि पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 3 डायरेक्टर्स का बोर्ड में होना अनिवार्य है। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 डायरेक्टर्स का होना अनिवार्य है और 1 पर्सन कंपनी के केस में 1 डायरेक्टर का होना अनिवार्य है। अब पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है और ओपीसी क्या है, यानी 1 पर्सन कंपनी क्या है, इसके बारे में हमारे सिलेबस में सेपरेट चैप्टर्स दिए हुए हैं। और उससे भी पहले जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ डिस्कस करेंगे, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये क्लासिफिकेशन और ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं कंपनी के, वो किस तरह से होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे रेजिडेंट डायरेक्टर के बारे में। रेजिडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो भारत में कम से कम 182 दिन पूरे करें। कितने पीरियड में पूरे करें? एक कैलेंडर ईयर में। एक कैलेंडर ईयर में वो डायरेक्टर यदि 182 दिन भारत में रहता है तो उसे रेजिडेंट डायरेक्टर कहा जाएगा। अब बात आती है विमेन डायरेक्टर की। तो कंपनीज़ एक्ट 2013 में ये प्रावधान है कि आपके जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें कम से कम 1 डायरेक्टर महिला हों। अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 1 डायरेक्टर महिला होनी चाहिए। फिर बात आती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। देखिए, जब हम डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तब और अच्छे तरीके से समझ में आपको आ जाएगा कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, वो क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं। लेकिन पहली बार कंपनीज़ एक्ट 2013 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड प्रोविज़न बताया गया है। नेक्स्ट आता है मैंडेटरी फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज़ ऑफ बोर्ड। यहाँ पर इसका मतलब है कि कंपनीज़ एक्ट 2013 ने ये प्रावधान दिए हैं कि बोर्ड की कुछ मैंडेटरी यानी कि वो कमिटीज़ बनाना अनिवार्य है। कौन सी कमिटीज़ बनाना अनिवार्य है? ऑडिट कमेटी बनाना अनिवार्य है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बनाना अनिवार्य है और स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी बनाना अनिवार्य है। अब कौन सी कंपनी की कैटेगरीज़ के लिए ये अनिवार्य है? ये उन कंपनीज़ के लिए अनिवार्य है जिनके लिए ये बताया गया है कि ये बनाना अनिवार्य है, और जितनी भी लिस्टेड कंपनी हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट आता है की मैनेजरियल पर्सनल। की मैनेजरियल पर्सनल वो लोग हैं जो कंपनी में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और उनका जो स्थान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके जो डिसीज़न मेकिंग है वो कंपनी के लिए बहुत क्रिटिकल होती है। कौन लोग होते हैं ये? ये लोग होते हैं मैनेजरियल डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर। इनके अलावा कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये जो की मैनेजरल पर्सनल है किसी भी कंपनी के लिए क्रिटिकल हैं। इनकी जो डिसीज़न मेकिंग है वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत क्रिटिकल होती है, क्रांतिक होती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोहिबिशन ऑन फॉरवर्ड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। ये थोड़ा सा ऐसे कंसेप्ट है जो आपसे मतलब पहली बार आप इन शब्दों को सुन रहे हैं, लेकिन कुल मिला के यहाँ पर बात इतनी सी है कि कोई भी सूचना यदि कंपनी के बाहर जाती है जो कंपनी के बाहर नहीं जानी चाहिए, या जिसका उपयोग आप प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स के जो भाव हैं, उनके जो प्राइसेस हैं, उनके फ्लक्चुएशंस को यूज़ में लेके आप अनड्यू प्रॉफिट उठाना चाहते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस को ये कंपनी एक्ट प्रोहिबिट करता है। इसके लिए इसमें अलग से प्रावधान दिए हुए हैं। फॉरवर्ड ट्रेडिंग क्या होता है कि किसी आने वाले समय के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड, और इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स कोई ऐसी सूचना है जो बाद में बाज़ार में आएगी और बाज़ार को प्रभावित करेगी, वो आपको पहले से पता है, और उसका यूज़ आप शेयर्स के भाव को ऊपर या नीचे या गिराने में कर रहे हैं, तो ये एक ऑफेंस है। तो की मैनेजरियल पर्सन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको सभी ऑपरेशंस का पता है और वो सभी सूचना एकत्र भी कर रहे हैं, लेकिन कौन सी सूचना कंपनी के अंदर रहनी है, कौन सी सूचना कंपनी के बाहर जानी है, इसका तय, इसका जो डिसीज़न मेकिंग जो है वो भी वही लोग कर रहे हैं, इसलिए वो की मैनेजरियल पर्सोनेल है। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेंस ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। कंपनी सेक्रेटरी जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पे काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान पे काम करता है। तो जैसा कि एक्ट में कहा गया है, जो प्रावधान दिए गए हैं, कंपनी उसको पूरा कर रही है अथवा नहीं कर रही है, करना चाहिए उनको, इस बात को अश्योर कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो कंपनी सेक्रेटरी की जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस हैं, जो एक्ट के प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइंस हैं, वो कंपनी फॉलो कर रही है अथवा नहीं कर रही है, इसका ऑब्जर्वेंस भी कंपनी सेक्रेटरी को करना है। नेक्स्ट आता है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो बोर्ड की रिपोर्ट के साथ में जाती है, उसमें अलग अलग सूचनाएं होती हैं, उसको अटैच करना होता है। रिपोर्ट ऑन एजीएम। कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधान ये कहते हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग्स में, जैसा कि एक क्लासिफाई कर रखा है एक्ट ने कि इन कंपनीज़ को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग्स में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, तो वो तय समयावधि में और तय फीस के साथ में वो रिपोर्ट जमा कराएंगे। नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NFRA। यहाँ पर NFRA का मतलब है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी। तो एक्ट ये कहता है कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी के जितने भी प्रावधान हैं उनको कंपनी को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज़ इंटरनल ऑडिट, यानी कि आंतरिक अंकेक्षण। इसके बारे में शायद आपने कुछ पढ़ा हुआ हो। आंतरिक अंकेक्षण जो समिति है, वो समिति अपने जो ऑफिसर्स हैं कंपनीज़ में, उनकी एक समिति है। वो समिति
जो फाइनेंशियल्स हैं उन फाइनेंशियल्स को आंतरिक रूप से ही ऑडिट करेगी, उनका मिलान करेगी, उनके वाउचर चेक करेगी और समय समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसको मैंडेटरी किया गया है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चल रहा है उसके साथ में तय समय सीमा में हमको इंटरनल ऑडिट करनी है। इंटरनल ऑडिट के बहुत सारे टूल्स हैं, वाउचिंग भी है, रिकन्सिलिएशन भी है। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं पर कोई गबन तो नहीं हो रहा है, या हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में कहीं पे ऐसा कोई लूप होल डेवलप तो नहीं हो गया है जहाँ से फाइनेंशियल फिगर्स की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है या वो कंक्लूड होकर नहीं आ रहे हैं। इससे ये भी पता चलेगा कि हमारी जो कंपनी है वो एफिशिएंटली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि फाइनेंशियल सामने आते जाएंगे तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का भी पता चलेगा। तो दोनों ही केसेस में, यानी कि स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में और एफिशिएंसी में, दोनों ही तरीक़ों में इंटरनल ऑडिट बहुत लाभकारी है। इसके बाद प्रावधान आता है SFIO का। SFIO क्या है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो कंपनी के अफेयर्स को, जो शक के घेरे में कह लीजिए आप, या उनको लगता है कि कोई फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी हो रही है, उनके लिए उनमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो इसका प्रभाव ये है कि अगर SFIO काम कर रहा है तो दूसरी एजेंसी उसके काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो मैटर है वो रिलेटेड किससे है? सीरियस फ्रॉड से है। और कंपनी में फ्रॉड होने का मतलब है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स हैं, चाहे क्रेडिटर्स हैं, चाहे हमारे सप्लायर्स हैं, चाहे हमारे कस्टमर्स हैं, उनके साथ फ्रॉड होना। तो इनके प्रिवेंशन के लिए SIFO काम करती है। इसके बाद आता है ट्रिब्यूनल एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल। ये एक्ट डिफरेंट प्रोविज़न प्रोवाइड करता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT, या नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल के लिए, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो केसेस हैं उनके लिए वाद प्रतिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। और सिमिलरली स्पेशल कोर्ट्स का गठन भी किया जाता है जो ऑफेंसेस किए गए हैं उनके ट्रायल्स के लिए। इसके बाद आता है वर्कर्स राइट्स ऑन वाइंडिंग अप। कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है और कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, कंपनी के बंद होने के बाद में उनके पास कोई जॉब नहीं रह जाएगा, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि जो वर्कर्स हैं उनको 2 साल की सैलरी एडवांस में उनको देनी होगी, उसके बाद कंपनी वाइंड अप हो सकती है। नेक्स्ट आता है विजिल मैकेनिज़्म। विजिल मैकेनिज़्म मीन्स कि यदि कहीं पर कंपनी में कोई फ्रॉड स्टार्ट हुआ है या फ्रॉड हो रहा है और किसी को इस बात का पता चलता है कि फ्रॉड हो रहा है, तो वो किस तरह से अपनी बात सीक्रेटली टॉप मैनेजमेंट को पहुंचा सके, ताकि उसको ये पता लग जाए कि कंपनी में कुछ अनप्रोडक्टिव और मल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जिससे कि कंपनी और कंपनी के स्टेक होल्डर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सभी जो फीचर्स थे, ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो पहली बार
लागू हुए हैं कंपनीज़ एक्ट 2013 में, और जो पिछले कंपनी एक्ट से इस एक्ट को डिफरेंट बनाते हैं, और हमको ये भी पता चलता है कि किस तरह से एक्ट में अपग्रेडेशन हुआ है। तो इन सभी फीचर्स के साथ में हमको कंपनीज़ एक्ट को पढ़ना है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने साथ हमेशा रजिस्टर और पेन रखें, और जो भी चीज़ या तो वो पीपीटी में आपको दिखाई दे रही है वो इम्पोर्टेंट है, या बोलने में कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला जा रहा है, आप उसको लिख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आपको पूरा लेक्चर ना सुनना पड़े और आपका टाइम भी बचे। चूँकि आपने बिज़नेस लॉ पढ़ रखा है, आप जानते हैं कि लॉ की भाषा क्या है, किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया है ही। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ा सा इस पे एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, ताकि जो भी रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस की जो भी भाषा है अथवा उनकी जो भी सीरियसनेस है उससे आप परिचित रहें, और एग्ज़ाम में किसी भी तरह का जो क्वेश्चन आए तो आप परेशान ना हो, वो आपको समझ में भी आ जाए, और आप ये प्लान कर सकें कि आपको उत्तर किस वे में लिखना है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसको कितना बड़ा लिखना है, और आपको अधिकतम मार्क्स तो लेने ही हैं, लेकिन आपको वो समझ में भी आ रहा है। आपको समझ में आएगा तो वो आपको आगे भी कंपटीशन की तैयारी है, या आप में से कोई लोग CA/CS की भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो आगे अपीयर होंगे, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रावधान किसी भी एक्ट में दिए गए हैं वो अच्छे से याद रहें, उनको अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको ध्यान में रहे। थैंक यू।